नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल। आज हम लोग फिर वापस चैट भी थीरा बैठे हुए हैं वापस एक डिबेट के साथ, और वो डिबेट और मुद्दा है दहेज। दहेज एक सामाजिक अपराध और सामाजिक कुरीति। इसी मुद्दे पे हम लोग करेंगे डिबेट हीरा के साथ। हीरा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम लोग इस मुद्दे को शुरू करें उससे पहले मैं आपको जानना चाहता हूं कि दहेज जैसा एक मौलिक रूप से जो है अधिकारों का हनन जैसी प्रक्रियाएं स्टार्ट हो गई हैं और ये कुरीति जैसा पनप रहा है और धीरे धीरे बिल्कुल पनपता ही जा रहा है। तो इस सामाजिक बुराई पर कहीं ना कहीं हमें बहस करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, अंकुश लगाने की ज़रूरत है। तो हम लोग इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और बात करेंगे आज दहेज की, दहेज के तरीक़ों की और इससे निपटारे की। तो बने रहिए आप लोग चैनल के साथ। तो हीरा जी, स्टार्ट करते हैं अपन मुद्दे को। दहेज जैसे एक कुरीति जो समाज में आ चुकी है, इसको आप किस नज़र से देखते हो? देखो, कुरीति मतलब कोई अच्छा चीज़ तो है नहीं दहेज, ठीक है। कुरीति मतलब ये समाज को खराब करने वाली, सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाली ही चीज़ है। तो अपन ये एक्चुअल में जो चलते आ रहा है दहेज प्रथा बहुत दिनों से पुरानी रीति रिवाज के अनुसार अब चलते आ रहा है। अब जब नए आधुनिक टाइम आ रहे हैं वर्तमान समय में, तो थोड़ा सा क्या है, ये जो दहेज की प्रथा है वो बदलते जा रही है। थोड़ा सा अंतर होते जा रहा है समय के साथ साथ। ये भी अपना जो बोलते हैं ना भयावह रूप, हाँ बिल्कुल, तो उस टाइप का क्या है, एक भयावह रूप लेते जा रही है, जिससे बहुत सारी समाज को नुकसान है। जैसे अपन बोलते हैं दहेज नहीं लेके आया तो जो लड़की आती है, बहू आती है, उसके ऊपर आपराधिक घटने। तो ऐसे बहुत सारी कुरीतियां उस दहेज के कारण कुविचार आते हैं, कुविचार होता है समाज में। बहुत सारे समस्याएं भी पनप रही हैं। मैं इस मुद्दे को थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूँगा हीरा, कि पहली बात तो अपन बात ये करते हैं कि ये दहेज की ज़रूरत ही कैसे आन पड़ी। अचानक ये दहेज प्रथा का शुरुआत क्यों हुआ, कैसे हुआ? वैसे जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक्चुअली ये दहेज जो है अभी नॉर्मल तरीके में कैसे आया, इस चीज़ का कोई प्रॉपर पुख्ता सबूत तो नहीं है। और इतिहासों को भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाए तो अचानक ही शुरू हुई और बिल्कुल कुल मिला के ये कह लीजिए साइलेंट किलर के रूप में ये आई है। थोड़ा थोड़ा बहुत इतना बारीकी से आया है कि ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि कैसे कैसे ये समाज का एक अंग बन गया, एक कुरीतियों का अंग बन गई। लोगों को मतलब जो लोग ले रहे हैं, दे रहे हैं, देने वाला भी खुश है, लेने वाला भी खुश है। इस वजह से ये कुल मिला के लोगों को समझ में नहीं आया कि ये दहेज कुरीति कैसे हो गया। वैसे जहाँ तक अपने को जानकारी है, जैसा बात है वो ये है कि सबसे पहले दहेज जो है अपने रामायण काल में एक उल्लेख मिलता है कि दहेज जो है सबसे पहले महाराजा जनक जी ने अपनी माता सीता जी के विवाह में, राम जी के विवाह में, वो उस समय एक्चुअली दहेज नहीं था, बट जो लेन देन का प्रकरण शुरू हुआ वो महाराजा जनक जी जो है जब अपनी बेटी की विदाई कर रहे थे तो उस समय एक खुशनुमा माहौल था, एक राजा महाराजाओं का वो था। तो एक सप्रेम भेंट टाइप का, मतलब खुश होके एक सप्रेम भेंट अपने खुद से कि चलो ठीक, बहुत अच्छा निपटा। बहुत सारी चीज़ें उनकी जो एक वो थी, इच्छाएं नहीं है, एक उनका जो निश्चय उनने कर लिया था धनुष यज्ञ का, और उसका भी सम्मान बचा। उनका जो शब्द थे, मुंह से निकले शब्द की पूर्ति हुई थी, और प्रण जो था, संकल्प जो था वो पूर्ण हुआ। तो उसके सम्मान में, उसकी खुशी में उनने क्या किया था, बहुत सारे हाथी घोड़ों का और बहुत सारी चीज़ों का महाराजा दशरथ जी को जो है सप्रेम भेंट किया हुआ था। तो वो एक खुशी का माहौल था, एक मतलब कुल मिला के एक राजाओं महाराजाओं के बीच का लेन देन था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि हम जो है वो सप्रेम भेंट को कहीं ना कहीं शब्दों में, मतलब पहले वो डिमांड नहीं था, डिमांड नहीं था, वो एक खुशी थी।
खुशी थी, एक सप्रेम भेंट था, एक गिफ्ट था। वो दहेज मतलब ऐसा मांगने वाली प्रथा नहीं थी। दहेज नाम तो तब पड़ा जब मांगने की प्रथा शुरू हो गई। तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ, और वहाँ से स्टार्ट होने के बाद इसका जो रूप था वो विध्वंसक होना शुरू हो गया। जो एक कुल मिला के खुशनुमा माहौल का था, एक सप्रेम भेंट वाली जो कॉन्सेप्ट थी, वो लोगों ने उसको परिवर्तित ही कर दिया। और फिर हुआ क्या, अभी जैसे आप देखते हो कि एक सबसे बड़ा दिक्कत कहाँ पे आया इस चीज़ का, क्योंकि एक आम शादी में, एक आम शादी जब होती है तो आम शादी में आप देखोगे कि दूल्हे को जो है एक मुकुट, राजाओं का मुकुट पहना जाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोर। मोर, मोर बोलते हैं। कपड़े उसके शाही वस्त्रों के रूप में उसको बनाया जाता है, और जो दुल्हन होती है, दुल्हन को रानी के रूप में सजाया जाता है, चाहे कितना भी गरीब तबका हो। मैं बाकी तो बात ही छोड़ दो, मैं गरीब तबके की बात कर रहा हूँ कि जो गरीब तबका है, बिल्कुल गरीब है, वहाँ पे बादशाहत नहीं है, लेकिन वो भी शादी के दिन क्या होता है, वो मोर सर पे लगाएगा, मुकुट जैसा पहनेगा। जबकि वो एक ऐसी चीज, एक नॉर्मल चीज, मतलब एक मजे की बात भी है कि आप देखोगे कि आदमी वो पहनने में कंफर्ट भी नहीं है। वो एक मतलब वो पहन के एक बेवकूफ टाइप का खुद लगता है। आप सोचो, जो आदमी राजा नहीं है जबरदस्ती राजा के कपड़े पहनेगा, वो चीजें हुई। और वो एक सबसे बड़ा जो है कहीं ना कहीं समस्या भी बना। अब लोग क्या होता है, गरीब हैं, वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उनकी जो इच्छा है, अंदर की कल्पनाएं हैं, अब ये अंदर की वासनाएं ही कह लो, ये जो है वो एक निकल के बाहर आ जाती हैं। और आदमी उस दिन क्या करता है, ऐसे कपड़े, राजाओं वाले कपड़े पहनेगा, राजाओं जैसा मुकुट लगाएगा। कई जगह पे तो घुड़सवारी का भी है, घोड़ी पे बैठते हैं लोग, तो घोड़े पे बैठ के आएगा, तलवारें लटकाएगा, सारी चीजें, मतलब वो पोशाक और सारी चीजें जो है पूरी राजाओं वाली होती, मतलब वो एक दिन का राजा होता है। तो वो क्या करता है, अब होता क्या है, वो राजाओं के दिमाग में ख्याल तो आ गए, उस दिन के लिए वो बंदा राजा बन गया, लेकिन राजाओं के पास जो सुविधाएं हैं, जो उनके पास सोर्सेस हैं, वो इसके पास नहीं है। वो सोर्सेस ना होने की वजह से ये क्या करता है, कहीं ना कहीं वो जो एक तरह से उसका जो प्लान होता है, उसका जो एक तरह से मन का एक मतलब कुल मिला के जो मन से करना चाहता है उस दिन शादी के दिन, तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज में शॉर्टेज आ जाती है, मतलब फाइनेंशियली कमजोर होने की वजह से वो सब नहीं कर पाता जो एक राजा महाराजा अपने तरीके से करते हैं। लेकिन ये कोशिश करेगा, ये पूरी कोशिश करेगा कि उस दिन वो राजा महाराजा ही बन जाए, जबकि उसको पता है कि उसके बाद की जिंदगी में फिर वही जो कल था वही कल होगा। लेकिन वो आज एक महाराजा दिखाने के लिए, अपने आप को एक छवि अलग प्रदर्शित करने के लिए, वो सारे दुनिया भर के दिखावे करता है, जो दिखावे का कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस दिखावे से। लेकिन आदमी क्या करता है, दिखावे में ज़्यादा जीता है, बहुत सारी बातें इस तरह की बातें करेगा वो। मैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण और बहुत सारे वो चीज़ें आपको दूंगा किसी और एपिसोड में, कि आप देखोगे कि आदमी कल्पनाओं में कितना जीता है। अभी का जो दौर है मेरे ख्याल से दिखावे का ही दौर है। ठीक है, अब वो दिखावा तो शुरू कर देता है, लेकिन असलियत कुछ और होती है। जो राजाओं महाराजाओं के पास धन है, बल है, पौरुष है, वो धन बल पौरुष आम आदमी के पास नहीं है। तो जब वो राजा महाराजा बनने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं एक कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं एक कमी उसको इस बात की खलती है कि धन की कमी उसको आ गई। और जब वापस होता है क्या है कि जब धन की कमी आ जाती है, धन की कमी आ जाने की वजह से ये प्रॉब्लम शुरू होता है कि वो उस कमी को पूरा कैसे करे। धन की कमी, धन बल की कमी एक ऐसी कमी है कि कहीं ना कहीं उसकी इच्छाओं में, उसकी कल्पनाओं को आघात पहुंचता है, वो पूरा करना चाहता है, वो भी वो महाराजाओं वाली जिंदगी थोड़े समय के लिए
जीना कम चाहता से है, कम एक ही दिन के लिए जिए, लेकिन जीना उसके- चाहता जीना है, चाहता है। और वहां पे धन की कमी उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत बन जाती है। तो धीरे धीरे वो मांग में शुरू हो गया, वो धीरे धीरे जो सप्रेम भेंट था हाँ, वो मांग में बढ़ना शुरू मांग हुआ, में ट्रेंड आ गया। क्योंकि वो धन की कमी क्या होता है, अब जैसे आज किसी के पास थोड़ा सा धन इकट्ठा करके कोई राजा महाराजा की जिंदगी तो जी लिया, लेकिन कल वो धन उसके पास है ही नहीं। अचानक जो धन इकट्ठा किया था हाँ, वो उसने तो खर्च कर हाँ, एक दो रोज में खत्म कर खर्च दिया कर उसने। दिए। अब वो महाराजाओं की जिंदगी का एक दिन में बड़ा मजा आया महाराजाओं की जिंदगी जीने में, तो उसके बाद की जो जिंदगी है अचानक जो है उसको ऐसा लगेगा कि पहाड़ पे चढ़ा और नीचे कूद खाई गया। में गिरा दिया गया। तो वो क्या करता है, उस चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश में लगेगा, और वो मेंटेन करने के लिए उसके पास धन है नहीं, धन है नहीं। तो वो क्या करता है, वो डिमांड में फिर आ जाता है, ज़रूरत में आ जाता है। तो पहला जो मुझे लग रहा है ये कुरीतियों में जुड़ने के पीछे कारण ये है कि लोगों का कल्पनाओं में जीना और दिखावे की ज़िंदगी जीना। शादी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप महाराजा ही बनोगे तो ही शादी होगी। शादी एक रस्म है, नॉर्मल सी रस्म है। लोग इस चीज़ को इतना कुरीति बना लिए, इतना खर्चे वाला वो बना लिए हैं कि शादी होना मतलब वो पुरानी ज़िंदगी भर के जो इकट्ठा किए हुए धन को खर्च करने की प्रक्रिया हो गई। हाँ, चाहे वो लड़की के लिए हो चाहे चाहे लड़के के लिए हो। हम घरों में पूजा करते हैं, इतना धन का व्यय नहीं करते, इतना वेस्टेज नहीं करते धन का, लेकिन शादियां करते हैं। तो हम उस टाइम के लिए ऐसा बात करते हैं, इस तरह की बातें होती हैं कि ये शादी जिंदगी में मशहूर हो जाएगी। देखो, हर कोई क्या है, अपनी जो ये जिंदगी रहती है उसको यादगार बनाने की कोशिश करती है, और उस यादगार बनाने में इतने पैसे खर्च कर लेते हैं कि उसको खुद को पता नहीं रहता कि मैं जो आज पैसा खर्च किया हूँ कल के दिन मेरे को क्या होना है। और हीरा भाई मजे की बात है, मैं यही तो बात बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो यादगार बनाने का जो ट्रेंड चला है, आप ये सोचो कि कितना यादगार बनता है। कोई भी दिन आप खुद अपनी शादी को आज कितनी बार याद करते हो। सही बात है। तो ये जो यादगार बनाने का पल है ना, रियल में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। मतलब अगर लोग क्या सोचते हैं कि लोग ऐसा बोलेंगे कि ऐसी शादी आज तक नहीं हुई, हाँ, ये करने में लगे हुए हैं, जबकि ऐसा होता है कि साल भर बाद में लोग भूल जाते हैं। अरे 2 महीने बाद 4 दिन बाद लोग भूल जाते हैं कि ऐसी शादी जाने कितनी हो जाती है। तो कोई भी पल जो है ऐसा, अगर एक ईगो, ये कहीं ना कहीं लोगों को ईगो की तरफ लेके जा रहा है। आप सही समझोगे तो ये जो ट्रेंड है ना, लोगों को ईगो की तरफ लेके जा रहा है। ईगो कैसा है कि मेरे जैसा कोई नहीं हो, कोई नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, मैं जैसे करूं ऐसा कोई ना करे, कोई ना कर सके, ना कर सके, हाँ। करे नहीं करे, वो करे, वो तो सबकी स्वतंत्रता है, करे, लेकिन कर ना सके। करना सब मैंने जो किया वो शायद किसी ने किया हो। तो ये जो सोचने का, ये परिकल्पना ही कहीं ना कहीं आदमी को दहेज की तरफ खींच रही है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। हर दिन चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आपसे बेहतर करने वाले हर दिन निकल के आने वाले हैं। तो मेरा पहली बात तो आपसे निवेदन है कि दिखावे की जिंदगी में ना जाएं। ये दिखावा कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं है। आप शादी विवाह को एक रीति है, उसको एक सामान्य रीति समझ के, जो अपव्यय है, बेवजह के खर्चे हैं, धन के खर्चे हैं, उनको बचाइए। वो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाला है। और जब ज़िंदगी में वो पैसे रहेंगे आपके पास, तो आपका दिन, हर दिन, मैं तो एक दिन की बात नहीं करता कि आप एक दिन यादगार बनाओ, मेरे ख्याल से आप फाइनेंशियली साउंड रहोगे, आप आर्थिक रूप से मजबूत रहोगे, तो ज़िंदगी का हर दिन यादगार पल होने वाला है, खुशनुमा रहेगा। ठीक है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि वो जो अपव्यय होता है, शादियों में जो अपव्यय होता है, वो अपव्यय के बाद परिवार या माता पिता या जो पूरी पारिवारिक स्थिति में आर्थिक संकट आ जाता है। जाने कितने लोगों ने उधार लेके वो दिखावा किया, कर्ज लेके दिखावा किया। वो कर्जदार उनके घरों पर आते हैं और दुनिया भर की चीजें होती हैं। उनके जो मान सम्मान बनाने की बात थी उस दिन, वो अपमान में अपने आप बदल जाता है। तो वो मान सम्मान जो आपने एक दिन कमाया और उसके बाद साल 2 साल कई सालों तक आप दूसरे की गुलामी करते रहे, दूसरों की बातें सुनते रहे, तो मेरे ख्याल से वो एक दिन का सम्मान ना, माफ कीजिएगा, बेकार है। बेकार है। तो एक दिन के सम्मान के लिए आप अपने इतने सालों का इतने अपमान, कोई मतलब नहीं है। तो आप पहली बात तो इस दिखावे से ही बचें, क्योंकि ये जो दिखावा ही चल रहा है वही मुझे लगता है कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक
कारण है, अगर बारीकी में जाना जाए, ये सामने से तो नहीं, प्रत्यक्ष रूप से वो उसका कारण नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप देखोगे कि दहेज का एक कारण है दिखावा। शादी एक रस्म है, आप बिल्कुल बखूबी निभाएं, अपने परिवार के साथ निभाएं सारी चीज़ें। मैं तो कहता हूँ इतना तामझाम भी करने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं, आपकी शादी ऐसा नहीं कि यूनिक होने वाली है, उसके बाद भी बहुत शादियाँ आएंगी जो यूनिक होंगी और 4 दिन बाद आपकी शादी को लोग भूल जाएंगे। तो आप अपनी शादी के लिए आप कुछ ऐसे खर्चे करो कि आप वीडियो और सारी चीज़ों को रखो, आप अपने पास बनवाओ और अच्छा से अच्छा बनवाओ, लेकिन वो यादगार रहेंगे। लेकिन ये दुनिया भर के जो दिखावे हैं, तामझाम है, ये लाइट्स वो लाइट्स, फलाना डीजे, ये वो, उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं अपव्यय होता है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऐसा नहीं कि दुनिया में अरबों खरबों अभी तक शादियाँ हुई होंगी और उन शादियों से लोग कितने कितने शादियों को लोग याद रखें। तो पहली बात तो ये है, क्योंकि आपकी जो शादी है, आप एक मध्यम वर्ग की बात कर रहा हूँ, एक गरीब तबके की बात कर रहा हूँ, आपकी शादी तो उन शादियों से जो शाही शादियाँ होती हैं उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो जब शाही शादियों का नमूना, एक मॉडल, एक आदर्श समाज के सामने है, तो आपकी शादी उस शाही शादी से के सामने क्या वैल्यू रखेगी। तो इस दिखावे से बचें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर कर रही है। पहला जो कारण है वो ये रहा, दिखावा है। दूसरा, एक शादी को लेके जो ट्रेंड चला वो ये चला कि लोग जो है धनी घर खोजते हैं। हाँ, हर व्यक्ति खोजता है कि कोई पहले से ही आर्थिक सुदृढ़ हो, मजबूत हो, उस घर में ही शादी करनी है। और ये जो धनी खोजने का जो ट्रेंड चला ना, ये ना कहीं दहेज का एक अप्रत्यक्ष कारण है, या आप कह लो प्रत्यक्ष कारण है। मैं तो कहता हूँ कि कैसे, अगर आप धनी व्यक्ति के घर में शादी करोगे तो उसकी डिमांड, आप जैसे जैसे, मेरा एक यकीन मानिए, मैं अगर आप इसको गहराई में आप सोचोगे तो मेरे वर्ड पे बहुत आपको ज़रूर इस पे एक अप्रत्यक्ष सच्चाई नज़र आएगी कि जैसे जैसे धनबल की वृद्धि होती है, कोई आदमी आर्थिक रूप से सुदृढ़ होता है, वैसे वैसे 95% लोगों में जो भावना बल की है, हाँ, भावनात्मक लगाव या सहानुभूति जो कह लीजिए, इसकी धीरे धीरे कमी आने शुरू हो जाती है। क्योंकि धन और सहानुभूति या भावना दोनों एक साथ बहुत कम ही रह पाते हैं हीरा, जैसा मैं देखा हूँ। मुश्किल है एक साथ रहना। तो अगर आप एक धनी घर को खोजोगे तो मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ पे आप अपने से कम भावनात्मक लोगों को पाओगे, अपने से कम वहाँ पे सहानुभूति वाले लोगों को पाओगे। तो पहली बात, अगर आप अपने समकक्ष, पहली बात तो सहानुभूति, भावना, प्यार अगर आप खोज रहे हो तो उसके लिए आपको आर्थिक रूप से सुदृढ़ व्यक्ति खोजने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने समकक्ष या समकक्ष नहीं भी है तो आप उसकी योग्यता को देख के हाँ, आप शादियां करो। मैं तो कहता हूँ शादियां डायरेक्टली अरेंज मैरिज बहुत अच्छी चीज़ है, सारी चीज़ें हैं, बट उन लोगों को कहीं ना कहीं एक वापस, ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि उसको लॉन्ग टर्म चलाने के लिए, या ये कह लीजिए कि मतलब इसको कुसंस्कार बनाने से बचाने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा वक्त कहीं ना कहीं आपस में समझने के लिए देना चाहिए। अगर वो आपसी तालमेल उनका अच्छा ठीक ठाक लगा तो ही शादियां करें। आंख बंद करके, क्या शक्ल देखने से किसी का अंदर अंतरात्मा या और भी बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं दिखती, और जो बाद में दिखती हैं, जो बाद के कलह का कारण बन जाती है। जो व्यवहारिक जो रहता है वो अपन चेहरा देख के नहीं वो कर पाते। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि कहीं ना कहीं वो होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो ये है, मतलब जो मैं अभी बोल ही रहा था कि आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को खोजते हैं, बल्कि आर्थिक रूप से मजबूती की जगह पे हम ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो व्यक्ति अपने आप में सक्षम हो, आत्मनिर्भर बनने की राह पे हो, चाहे वो जिस तरह से वो योग्य हो, उस लायक कि वो आत्मनिर्भर बन सके। क्योंकि अगर वो आज आत्मनिर्भर है तो कल वो अपने आप को समाज में अच्छे रूप से खड़ा कर सकता है। और वो शायद जो खड़ा होता हुआ, जो मतलब शुरुआत अभी हुआ है जिसका समाज में खड़ा होने का, उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। क्योंकि अभी उसके अंदर बहुत सारी मानवीय संवेदनाएं उसके अंदर जिंदा है। तो वो आपके लिए अच्छा व्यक्ति हो सकता है और उसमें आपका सपोर्ट, उसके प्यार में, उसकी सहानुभूति में, उसकी संवेदनाओं में वृद्धि कर देगा।
दूसरी चीज़ तो ये कहीं ना कहीं जो आत्मनिर्भर हो चुके हैं उन्हें तलाश करना एक आर्थिक डिमांड का कारण बन जाता है। जो भी थोड़ा सा खड़े हो गए उनके पास सहानुभूति नहीं है नहीं। और संवेदनाएं नहीं है, वो करते क्या है, आपसे डिमांड कर बैठते हैं भैया मुझे अगर हमसे शादी करनी है तो ये चाहिए, तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। और लोग जो लड़कियों के पिता, मेरा उनसे भी आग्रह है कि इनसे बचने की कोशिश करें। अगर कोई आपसे दहेज आज मांग सकता है तो आपको बेटी को कितने दिन खुश रखेगा ये आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते, स्वयं सोच सकते हैं। क्योंकि उसके बाद किसी के मांगने की नीयत अगर आज है तो वो कल भी रहेगी, और कल वो किस मोड़ पर लेके जाएगी आप अगर कल्पना भी करेंगे तो रूह कांप जाएगी। तो मेरा ऐसा आपसे निवेदन है लड़की के पिताओं से कि कृपया मतलब आप इस चीज़ों पे सोचें। अगर कोई डिमांड रख रहा है, कोई डिमांड है, तो आप आज को देख के अपनी बच्ची का भविष्य तय कर रहे हो, लेकिन आने वाली चीज़ों पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सोचना शुरू कीजिए कि आने वाला भविष्य क्या आपकी लड़की के लिए सुरक्षित रहेगा। सोचिए और सूझबूझ के साथ ही निर्णय लीजिए। ठीक है। दूसरी चीज़, अब बात थी जहाँ तक धन बल से मतलब कुल मिला के अमीर व्यक्ति के यहाँ शादी करने की, तो वो बात। तीसरी बात जो है वो ये होती है कि कुछ स्टेबल लोग जो पहले से ऐसा लगा, समाज में भी एक ऐसा वो कुरीति भी एक फैल गई है कि जो लोग आत्मनिर्भर बन गए, जैसे सरकारी नौकरी किसी को मिल गई, ठीक है, सरकारी नौकरी लोगों ने देखी कि उनको लग गया कि ये लड़का हमारे बेटी के लिए सबसे उत्तम है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे भी मैं आपको बहुत सारी ऐसी संवेदनाओं की बात करूँगा कि यहाँ पे भी संवेदनाएं मुक्त वो हो जाती हैं। जैसे ही किसी को सरकारी नौकरी मिलती है ना, वहाँ से संवेदनाएं बिल्कुल गायब हो जाती हैं, वहाँ पे संवेदनाएं नहीं होती है। मैंने ऐसे बहुत सारे सामने लोगों को देखे हैं कि अगर सरकारी नौकरी किसी को मिलती है तो वहाँ पे संवेदनाएं, क्योंकि वापस आप देखो ना, सीधी सी बात है, अगर संवेदनाएं होती तो सरकारी जो डिपार्टमेंट थे वो बदनाम ना होते। हाँ, आप कहीं भी जाओ, चाहे सरकारी हॉस्पिटल जाओ या सरकारी किसी ऑफिस में जाओ, आप वहाँ पे कृत्य आप देखोगे तो आप खुद ही, हर समाज का हर व्यक्ति ये बोलता है यार सरकारी डिपार्टमेंट है, ऐसे ही काम होगा। तो आप अगर सिर्फ पैसे को महत्व दे रहे हो अपनी ज़िंदगी में तो बेशक जाओ आप, मैं उसके लिए मना नहीं करूँगा कि मैं इस चीज़ों को, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में संवेदनाएं, प्यार और सहानुभूति बहुत मायने रखती है। और ये चीज़ों को लेके आपका जो एक जिगर का टुकड़ा है, लड़की या लड़का जो आपका जिगर का टुकड़ा है, उसकी ज़िंदगी उत्तम बनी रहेगी। शायद उसकी ज़िंदगी एक अच्छे मोड़ पर जाएगी, ज़िंदगी एक अच्छे खुशनुमा माहौल में बीतेगी। लेकिन अगर संवेदनाएं नहीं होंगी, सिर्फ आप आर्थिक पैसे को लेके, तो कुछ दिन में ही मैं तो कहता हूँ अगर वो रिश्ते नहीं भी टूटे, जबरदस्ती रिश्तों को, क्योंकि बहुत सारे रिश्तों को जबरदस्ती ढोया जा रहा है, बहुत सारे, मतलब एक दूसरे के प्रति कोई संवेदना नहीं, कोई प्यार नहीं है, लेकिन सामाजिक ताना बाना बुना हुआ है। तो लोग एक दूसरे के साथ हैं, एक छत के नीचे हैं, कई बार आपस में कोई बातचीत भी नहीं, तब भी एक छत के नीचे हैं, और वो ज़िंदगी जिल्लत भरी ज़िंदगी है। यकीन मानिए वो ज़िंदगी जिल्लत भरी ज़िंदगी है। तो अगर आप अपने जिगर के टुकड़े को सच में प्यार करते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी उसको देना चाहते हैं, खुशनुमा ज़िंदगी देना चाहते हैं, तो ये बात पे बिल्कुल गौर कीजिएगा कि संवेदनाओं के साथ उसको सौंपिएगा, संवेदनाओं के हाथों में सौंपिएगा, प्यार के हाथों में सौंपिएगा। आप तरक्की, आत्मनिर्भरता और पैसे के को ध्यान में रखते हुए कभी भी अपने जिगर के टुकड़े को किसी को मत सौंपिएगा, क्योंकि ऐसा ट्रेंड बन गया हीरा कि अगर सरकारी नौकरी मिली तो 100% वहाँ पे डिमांड आती है, और डिमांड अगर कोई व्यक्ति कर सकता है, मेरा ऐसा मानना है कि रिश्तों में अगर कोई आदमी डिमांड कर सकता है तो वो बिल्कुल संवेदनहीन हो चुका है। हाँ, फिर वहाँ पर वो रिश्तों का कोई वैल्यू नहीं रह जाता, कोई वैल्यू नहीं रहेगी उसको एक पैसे की, क्योंकि आज अगर वो मोल कर रहा है, अपने रिश्ते का मोल अगर आज निकाल रहा है तो कल भी उस रिश्ते में मोल ही करेगा, कोई वो नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, आपका दिया हुआ दहेज बहुत लंबे समय नहीं टिकता है, कोई भी यूज कर लेगा, खत्म होगा, चलेगा, फिर जैसे खत्म होगा तो फिर आपके सामने एक फिर डिमांड आएगी, फिर बहुत सारी। अगर आज मुंह खोल के कोई डिमांड कर सकता है रिश्ता जुड़ने से पहले, तो रिश्ता जुड़ने के बाद तो एक बंध जाओगे आप, मजबूरी में बंध जाओगे। अभी तो आप बंधे नहीं हो मजबूरी में, आप चाहो तो रिश्ता करो या ना करो, लेकिन रिश्ता हो जाने के बाद आपके सामने सामाजिक एक बोझ होगा, सामाजिक दायित्व होगा,
सामाजिक जवाबदेही होगी और उस टाइम में ये सारी समस्याओं से आप बंध जाओगे, तब वो रिश्ते में उसकी डिमांड फुलफिल करना कई बार मजबूरी हो जाती मजबूरी है। हो जाएगा आपका। और देखो, हर समय एक जैसा नहीं रहता। ठीक है, आज के डेट में आप थोड़ा सबल हो, ठीक हो, लेकिन हो सकता है कल के डेट में आपकी स्थिति खराब हो जाए और उस जो डिमांड अरे है हीरा, उसको। मैंने लोगों को देखा है कि लोग अपनी बेटी को विदा करने के लिए, जिगर के टुकड़े को विदा करने के लिए इतने लोन के बोझ तले दब जाते हैं कि लोगों ने सुसाइड तक कर लिया। वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि देखो, समय आज ठीक है, थोड़ा सा सबल हो, कल के दिन अपनी स्थिति खराब हो जाती है और वहां से डिमांड आता है कि भैया हमको ये चाहिए। अगर उस चीज को पूरा नहीं कर पाए तो फिर वहां पर फिर वही चीज होनी है जो आज हो रहा है। क्योंकि वहां पे भी अगर प्यार नहीं है तो आपकी बेटी के साथ आप अगर वो डिमांड पूरी, कई बार तो डिमांड नहीं पूरी होने पर कितने सारे सामाजिक कुकृत्य, लोगों को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। वो बेटियों से आप पूछिए, उनके मन से एक बार पूछिए कि वो बेटियां किस जिल्लत के साथ जीती हैं। वो जिल्लत एक बार आप अनुभव कीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि वो जिल्लत कितना बुरा होता है। तो मेरा ऐसा आपसे निवेदन है कि आप इस बारे में थोड़ा सा सोचिए, इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए और उसके बाद सारा निर्णय कीजिए। मैं यकीन से आपको कह सकता हूं कि अगर आपको एक अच्छा बर मिल जाता है, ऐसा बर जिसके अंदर संवेदनाएं हैं, जिसके अंदर प्यार है, तो वो आपकी बेटी के लिए एक धन बल से, एक धन भरा अमीरों की जिंदगी से बेहतर जिंदगी देगा। आपकी बेटी बिल्कुल खुशनुमा माहौल में रहेगी और जिंदगी भर खुश रहेगी, भले उसके साथ आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़े। अगर वो एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, तो वो जिंदगी ये जिल्लत भरी जिंदगी से बहुत अच्छी है, ज्यादा बेटर रहेगी, बेहतर रहेगी। और दूसरी चीज, हीरा, मेरे को इस सब जब बातों को करता हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों एक गुस्सा सा भी आता है समाज के तौर तरीकों पे और लोगों पे। वो लोग जो दहेज की याचनाएं करते हैं, वो लोगों से जो दहेज में इस तरह से कुकृत्य कर दिए हैं कि मेरे पास इतने सारे उदाहरण, इतने सारे लोगों को देखा हुआ, न्यूज पे देखा हुआ चीजें हैं कि लोग कैसे कैसे लोग कैसे कैसे हिंसाएं करते रहते हैं, क्या क्या कृत्य हो जाता है इन सब चीजों में दहेज के नाम पे। दूसरा, ये तो मैंने एक सरकारी नौकरी की बात की। फिर तीसरा क्या होता है, कई सारे ऐसे जहाँ पे लोड में बहुत सारा ऐसा कुछ होता है कि पता चला आदमी जो है, एक बाप के रूप में सोचना आपकी जगह बिल्कुल जायज़ है कि आप अपनी बेटी को एक सुदृढ़ घर देना चाह रहे हो, लेकिन सुदृढ़ घर देने से ज़्यादा अच्छा है अगर आप किसी एक भावनात्मक, एक प्रेमी और एक क्या बोलते हैं उसको, किसी के अंदर संवेदनाओं वाले व्यक्ति के साथ अगर संबंध जोड़ते हैं तो वो संवेदनाएं आपको आगे चल के भी खुशनुमा रखेंगी और सारी चीज़ें हो एक अच्छा ही आपको उसका रिजल्ट देखने मिलेगा। तीसरा जो दहेज का कारण है, कहीं ना कहीं मैंने ऐसा देखा है हीरा कि इसमें हमारे लड़की वाले पक्ष का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। वो लोग एक ऐसा बर तलाशने के चक्कर में कि कोई सरकारी नौकरी वाला हो, आर्थिक स्थिति से मजबूत हो या सामाजिक स्थिति किसी को, जैसे नेताजी हैं या कुछ और, मतलब कुछ और किसी भी तरह का, अगर उनका घर का प्रोफाइल है, मतलब लड़का खुद आत्मनिर्भर नहीं है लेकिन उनके घर का प्रोफाइल अच्छा है, या उसके पास गांव में जैसे होता है कि किसी के घर में बहुत ज्यादा खेती बाड़ी और सब कुछ जमींदार हो, तो ऐसे घरों को वो लोग प्रिफर करते हैं कि वहाँ पे हमारी शादियाँ हो। मैक्सिमम जगह ये चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन आप ये बिल्कुल फील करोगे कि अगर आप अपने से बड़े घर में रिश्ता कर रहे हो तो आपका जो सम्मान होगा वो सम्मान में कहीं ना कहीं खलल आएगा। आपको इन चीज़ों का आभास होगा ही होगा। रिश्तों के बाद होगा और कई अलग अलग यातनाओं से भी गुजरना पड़ता है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ ऐसा कि लड़की के पिता भी जिम्मेदार हैं, उनकी सोच जिम्मेदार है, ऐसा घर दिलाना कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। क्योंकि जैसे जैसे अभी क्या होगा, अगर लोगों की ये सोच बदलेगी तो बड़े घरों में रिश्ता एक लेवल का ही आएगा और लेवल वाले लोग या उच्च वर्ग, जैसे मान लो कोई धनाढ्य आदमी है तो वो अपने गरीब रिश्तेदार को जो देगा एक लिमिट होगा और उसका गरीब रिश्तेदार जो है वो उस तरह से उनके ऊपर दबाव नहीं बना पाएगा। तो मैं तो ऐसा कहता हूं कि आप बेटी को सुदृढ़ घर में देने की बजाय अपने से भी आर्थिक रूप से कमजोर घरों में दो और उस जो रिश्तेदार है उस रिश्तेदार को खड़े होने में सहयोग करो। आप उसे दहेज के रूप में कुछ नहीं दो बल्कि उसे खड़े होने में सहयोग करो।
वो खड़ा होने कहीं ना कहीं आपसे एक और मजबूत लगाव रहेगा उससे आपका। भावनात्मक रूप से जोड़ेगा हाँ। हीरा, और वो एक रिश्ता, एक प्यार वाला हाँ। रिश्ता कायम होगा। हाँ, जो तीसरी मजबूत होगा। हाँ, सबसे बड़ी अगली जो बड़ी बात है, कहीं ना कहीं एजुकेशन, शिक्षा भी इसमें बहुत बड़ा एक कारण है दहेज का। जो लोग शिक्षित नहीं हैं, जो लोग कदम नहीं उठा पाते, क्योंकि अभी कुछ ऐसा हमें बहुत सारे उदाहरण भी मिले जिसमें लड़कियों ने दहेज के वक्त में, शादी के वक्त पे मंडप से लड़कियां उठ के आई हैं दहेज की वजह से। उनने ये स्वीकार किया कि अगर आप दहेज मांग रहे हो तो मैं आपके घर में रिश्ता नहीं करूंगी, और लोगों ने इसका विरोध किया। हाँ। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ लड़कियों को। सही बात है कि जिनने इतनी बड़ी हिम्मत की है, वो एक समाज के लिए आदर्श साबित होंगी, और ये करना भी चाहिए। अगर ये शिक्षित लोग होंगे, लड़कियां शिक्षा पाएंगी, लड़कियां आज जाके लड़कों से कंधे से कंधा मिला के जब खड़ी होंगी, वो खुद आत्मनिर्भर हो जाएंगी हीरा। जिस दिन लड़कियां आत्मनिर्भर हो जाएंगी फाइनेंशियली रूप से, मैं शक्ति बल की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके और किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लड़कियों को, मेरा ऐसा मानना है कि आप लड़कियों को सुदृढ़ कीजिए और उनको फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट कीजिए। जिस दिन ऐसा हुआ, जिस दिन वो अपने पैर पर खड़ी हो गई, अपने खुद की कमाई से अपना घर चला सकेगी, तो उस दिन पहली बात तो ये शादियों की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि शादियां भी कहीं ना कहीं एक वजह है आप लड़कियों को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और बहुत सारे अन्य सुरक्षाओं के लिए। मानना ऐसा है कि भैया वो कोई मर्द है जो है उसकी हर तरह से सुरक्षा करता है, लेकिन जिस दिन लड़की खुद अपने आप की सुरक्षा करने में सक्षम हो जाएगी, उस दिन ये शादियों की ज़रूरत नहीं होगी। उनके मर्जी की बात होगी, उनको शादियां करनी है या नहीं करनी है। ये कोई वैसा जरूरी चीज तंत्र नहीं है, आपकी ज़रूरत है ना। यहाँ पर कोई दहेज की डिमांडिंग रहेगी ना, डिमांड रहेगी, क्योंकि जब लड़की आत्मनिर्भर होगी तो उसको बहुत सारे आत्मनिर्भर लड़के मिल जाएंगे। ये मेरा यकीन मानिए कि ऐसा होगा, क्योंकि वो खुद डिमांड में आ जाएगी, और वो शान से, जिस शान से जिएगी, वो शान की ज़िंदगी आज की डेट में कहीं ना कहीं, ये शादियों के बाद वो सम्मान नहीं है, वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी भर झुकी रहती है। उसको बहुत सारे बंधनों से होके गुजरना पड़ता है। जिस बंधन से वो मुक्त भी होना चाहती है, तो कहीं ना कहीं सामाजिक दायित्व की वजह से वो प्रेशर में है और ज़िंदगी भर जिल्लत भरी ज़िंदगी जीती रहती है। तो उसको शान से सर उठा के जीने का मौका दीजिए, उसको आत्मनिर्भर बनाइए, उसको नौकरी में जाने दीजिए, उसको और भी जो है चीज़ें, जो बिजनेस कर सकती बिजनेस करें, जो नौकरी कर सकती नौकरी करें, जो खेल कूद में जिनकी रुचि हो वो उसकी तरफ उनको मोल्ड कीजिए, उनको सहयोग कीजिए, उनको इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित कीजिए। अगर वो शिक्षित रहेगी, वो आत्मनिर्भर रहेगी, तो दहेज को अपने आप देश से जाना होगा, जड़ से खत्म हो जाएगा, सीधी सी बात है। और जिस दिन एक सबसे बड़ी चीज़ आज के डेट में जो सबसे बड़ा है ताना बाना, वो ये समाज का ताना बाना है कि व्यक्ति जो एक वो होता है, वो बाहर के सारे काम करता है और लड़कियों को घर के अंदर के सारे काम करती। ये सोच बहुत अच्छी है, समय की ज़रूरत थी तब के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन आज का समय परिवेश बदला हुआ है, आज चेंजेज आए हैं। पहली बात तो आज एक मर्द के कमाने से घर नहीं चलने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हो, महंगाई और सारी चीज़ें हैं, तो सिर्फ एक की कमाई से घर का बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी, घर में फ्रस्ट्रेशन और सारी चीज़ें होंगी। तो हर कोई, जो व्यक्ति जो जैसा है, हर व्यक्ति को प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। जो जितना कमा सकता है घर का हर सदस्य, उतना ज़्यादा कमाई के सोर्सेस खोजे और काम करे, थोड़ा सा अर्निंग करे, जिससे परिवार में आर्थिक सहयोग बना रहेगा और कहीं ना कहीं एक आपसी प्यार भी बना रहेगा। हीरा, सही बात है। और मैं तो कहता हूँ लड़कियों को अब जितना ज़्यादा फाइनेंशियली निर्भर कर सको, उनको जितना अच्छा एजुकेशन दे सको, एजुकेशन दो। आप यकीन मानिए, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा बेहतर साबित होकर दिखाएंगे। जैसा मैं अभी भी देखा हूँ बहुत सारी जगह पे कि बहुत सारी लड़कियों ने अपने माँ बाप का, इकलौती लड़की थी, उसने अपने माँ बाप का सारा केयरिंग, सारा कुछ अपने सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद पे रख ली है। तो ऐसा नहीं है, एक वो भी एक सामने आएंगे, क्योंकि हमने उनको सामने आने नहीं दिया है। तो वो जब उनको मौका मिलेगा तो मुखर के सामने आएंगे और आपको बिल्कुल सक्षम बन के दिखाएंगे। तो इससे शायद समाज से दहेज का जो कुरीति है, राक्षस दहेज का, वो शायद कम हो सके और एक अच्छी ज़िंदगी लोगों को मिल सके। इसी बात के साथ मैं आप आज के इस डिबेट को विराम देना चाहूँगा।
नमस्कार। सुरक्षित आप लोग बने रहिए। रहिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके, लोग इस बारे में भी सोच सकें। और हमारे साथ डेली बने रहिए। हम लोग किसी न किसी मुद्दे पर हर दिन एक बात कर रहे हैं जो शायद आप तक एक अच्छा मैसेज हो या कुछ आपका कोई सजेशन हो जिस पे हम लोग बात कर सकें, जो बात जिन बातों को सामने ला सकें। तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, हम उस मुद्दों को भी सामने लेके आने की कोशिश करेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल इसको दूर दूर तक पहुंचा दीजिए ताकि हर व्यक्ति जो है इन सब बातों को सुने और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो हमारी सामाजिक कुरीतियाँ उनसे हम छुटकारा पा सकें। तो फिर से आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आज का डिबेट यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आप लोग आसपास थोड़ा सफाई बना के रखें और इसी के साथ जय हिंद।